डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आज हम क्वेश्चन सीरीज के साथ आपके सामने मुखातिब हैं, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स हैव रीड एवरीथिंग्स, बट हाउ टू राइट द आंसर दे हैव नो नॉलेज अबाउट दिस। बच्चे तो सब चीज़ जानते हैं, पढ़ते हैं, बट आंसर कैसे स्टार्ट किया जाए उनको ये चीज़ की जानकारी नहीं होती है, और जैसे तैसे आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, जिससे उनका मार्क्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, लेसन 2 का हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया, उसकी बात हम आज करेंगे, और उसमें एक एक करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो पहला टॉपिक है हमारा, अगर हम लोग देखें तो पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट न्यू इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कह रहा है कि विश्व युद्ध ने भारत में नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न की। कैसे की? हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व युद्ध ने भारत में नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां कैसे उत्पन्न की। इसी को दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। या तीसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया। इंडिया पर फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या प्रभाव रहा, क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव अगर हम बात करें, इसका आंसर लिखने की बात करें हम लोग, तो कह सकते हैं पहला कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार का कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट, इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न की, भारी प्रभाव पड़ा इसका, दोनों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा भाई? तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में भारी वृद्धि देखने को मिला। क्या मिला? पहला आंसर इसका लिखेंगे कि इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन अ डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहला इसका आंसर लिखेंगे। कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का भारत पर इकोनॉमिकली रूप से और पॉलिटिकली रूप से क्या प्रभाव पड़ा, कैसे पड़ा। तो पहला आंसर हो जाएगा कि इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन अ डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी डिफेंस एक्सपेंडिचर में भारी वृद्धि हुई। दूसरी चीज, कस्टम ड्यूटीज वेयर राइज्ड। कस्टम ड्यूटीज वेयर राइज्ड एंड इनकम टैक्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि जो सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, सीमा शुल्क जो लगता था वन स्टेट से या अदर स्टेट या वन कंट्री से अनदर कंट्री, जब हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे तो क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था। तो उसका क्या किया गया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के चलते। ठीक है, और एक नया इसमें टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। ब्रिटिश रूल ने क्या किया, एक इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम 1913 टू 1918। कह रहा है कि 1913 और 1918 के बीच में देखा गया, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें, यानी 14 से 18 के बीच में जो भी वस्तुएं थी उसकी कीमतें क्या हो गई, बढ़ा दी गई। आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई। ठीक है, और उतना ही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के चलते फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी फ्रॉम द रूरल एरिया। क्या किया गया कि आर्म फोर्स, जैसे हम कह सकते हैं कि आर्मी के लिए बहाली करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा क्या किया गया
कि रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स में रिक्रूटमेंट किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। ठीक है, उतना ही नहीं, एक चीज़ और देखा गया कि क्रॉप्स फेल्ड इन अ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारा उस समय एक चीज़ क्या हुआ था कि एपेडमिक के कारण, ड्रॉट के कारण बोल सकते हैं, एपेडमिक तो नहीं बोल सकते हैं, ड्रॉट के कारण क्या हुआ, सूखा पड़ने के कारण भारत के अंदर मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, भारत के बहुत सारे जगहों पर क्या हुआ कि जो फसल था वो फेल हो गया, बर्बाद हो गया, सूख गया, जिसके कारण से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। शॉर्टेज ऑफ फूड होने के कारण बहुत सारी समस्या लोगों के लिए उत्पन्न हुई। उतना ही नहीं, हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एक चीज़ ये भी देखा गया था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया था, नेचुरल डिजास्टर हो गया था, जिसके कारण मिलियन ऑफ द पीपल क्या हो गए थे, डायड हो गए थे, मारे गए थे, मारे गए थे, मर गए थे। यानी हम कह सकते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट इंडिया पर इकोनॉमिकली रूप से और पॉलिटिकली रूप से किस तरह से देखा गया, तो हम लोग 5 पॉइंट के माध्यम से इसको बता सकते हैं कि पहला देखा गया कि ह्यूज इंक्रीज इन अ डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा कस्टम ड्यूटीज वेयर इंक्रीज या राइज कर दिया गया। न्यू टैक्स मीन्स इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन दैट टाइम। और क्या किया गया, प्राइस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, डेली यूजेज गुड्स ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम 1914 टू 18 में बढ़ा दिया गया दाम। और लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया आर्मी में। कहाँ से, कहाँ के लोग, तो रूरल एरिया से। उतना ही नहीं, क्रॉप्स फेल्ड होने के कारण, इंडिया के अलग अलग पार्ट में क्रॉप्स फेल्ड होने के कारण बहुत सारा फूड शॉर्टेज भी हुआ, देखने को मिला। ये पहला हमारा टॉपिक से ये क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कह सकते हैं सेकंड क्वेश्चन कि कह रहा है कि व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट। अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, 1919 का रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट इट गिव्स द ब्रिटिश ऑफिसर इनफ पावर। कह रहा है कि एक ऐसा लॉ था, एक ऐसा कानून था, एक ऐसा नियम था जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स को इनफ पावर दे दिया गया था। क्या करने के लिए भाई, टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या लीडर्स, रिप्रेस बोल सकते हैं या सप्रेस बोल सकते हैं। इट गिव्स द ब्रिटिश ऑफिसर्स इनफ पावर टू सप्रेस और रिप्रेस इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज लीडर एंड पुट देम इन अ प्रिजन फॉर 2 years। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को इनफ पावर दे दिया गया था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, लीडर्स को जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे उनको रोकने के लिए ऐसा किया गया था। और विदाउट एनी ट्रायल या विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को क्या किया जाता था, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश को अधिकार दे दिया गया था, ब्रिटिश ऑफिसर को अधिकार दे दिया गया था कि बिना रीजन बताए हुए, बिना कोई कारण बताए हुए हम क्या कर सकता है, मतलब ब्रिटिश क्या कर सकता है कि उनको पॉलिटिकल लीडर को कैच करके पकड़ करके क्या किया जा सकता है, जेल में डाल सकता था। ये ऐसा नियम था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। कह रहा है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो है क्या है, तो इनलैंड कह रहा है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो है 1859 में ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया, इम्पोज किया गया था इस एक्ट को। ये कैसा एक्ट था भाई, तो कह रहा है कि प्लांटेशन वर्कर वेयर नॉट अलाउड और परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट एनी परमिशन, विदाउट परमिशन। ठीक है, एंड नॉट गो होम। मेरा कहने का मतलब ये है कि
इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो बनाया था 1859 में बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें कहा गया, उस एक्ट के उस नियम कानून में कहा गया था कि जितने सारे प्लांटेशन वर्कर हैं, यानी जो चाय बागान में काम करते हैं, वो बिना परमिशन का वो कभी भी वो अपने घर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, विदाउट परमिशन दे कैन नॉट लीव द टी गार्डन, वो टी गार्डन को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, रेयरली गिवन सच परमिशन, आपको अगर जाना है तो बिना परमिशन के आप काम छोड़कर चाय बागान से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इमिग्रेशन, इनलैंड इमिग्रेशन समझ में आया। इनलैंड इमिग्रेशन क्या है? ये प्लांटेशन वर्कर जो काम करते थे चाय बागान में, वो उनके लिए ये बनाया था ब्रिटिश ने कि कोई भी प्लांटेशन वर्कर बिना परमिशन के काम छोड़कर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर बिना पूछे हुए ही काम छोड़कर चले जाते थे, जिससे क्या होता था कि टी गार्डन में वर्कर की कमी हो जाती थी, जिससे लॉस का सामना करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालाइज एनी 3 रीजन्स फॉर स्लोइंग डाउन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज़। कह रहा है कि कौन सा ऐसा कारण था जिसके चलते नॉन कोऑपरेशन जो गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, वो स्लो डाउन हो गया सिटीज़ में। आखिर सिटीज़ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्लो डाउन हुआ, इसको एनालाइज करना है। तो इसका आंसर अगर हम बात करें, इसके वजह क्या है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन यहाँ 3 नंबर का पूछा है। ये इसलिए कह रहा है कि कौन सा कारण था जिसके चलते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहर में स्लो हो गया। तो पहला रीज़न ये कह सकते हैं कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था तो लोगों ने क्या किया था, डिसाइड किया था कि हम खादी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, हम खादी नहीं पहनेंगे। ठीक है, बाइकआउट करेंगे, या जो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड टीचर ने क्या किया था कि ट्रैकलिंग बैक कर दिए। मेन क्या हुआ कि उनको कोई व्यवस्था नहीं था भारतीयों को, जिसके कारण से ऐसा किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि स्लो डाउन होने का मेन वजह ये था कि खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव। लोगों ने डिसाइड तो कर लिया कि हम खादी को छोड़ेंगे, नहीं पहनेंगे, लेकिन कारण ये था कि खादी इतना महंगा था कि लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे, जिसके कारण से फिर लोगों ने क्या किया, खादी को अपना लिया। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन में यही डिसाइड किया था कि हम ब्रिटिश के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन बनाया गया है या जो भी नियम है उसको हम पालन नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम मानेंगे नहीं, और हम नॉन कोऑपरेशन के ही माध्यम से ब्रिटिश से क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश को यहाँ से भगा सकते हैं, हटा सकते हैं भारत से। तो कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन के मेन वजह क्या था कि ये इस कारण से हुआ था। तो मेन चीज़ है कि नॉन कोऑपरेशन स्लो डाउन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्लो डाउन क्यों हुआ। तो स्लो डाउन होने का कारण ये था कि लोगों के पास दूसरा अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं था, खादी इतना महंगा था कि वो खरीद नहीं पा रहे थे। इसलिए लोगों ने फिर से, जो पुअर पीपल थे, दे कुड नॉट एफर्ड टू बाय द खादी क्लॉथ, वो खादी क्लॉथ नहीं खरीद पा रहे थे, इसलिए फिर से वो क्या कर दिए, खरीदने लगे, जिसके कारण जो शहर में रहते थे वो क्या हो गया, नॉन कोऑपरेशन स्लो डाउन हो गया। पहला वजह कि खादी वाज वेरी एक्सपेंसिव, सो पुअर पीपल कुड नॉट एफर्ड टू बाय खादी क्लॉथ। दूसरा कि करा कि बाइकट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ऑल्सो द पोस्ट एंड प्रॉब्लम 3 वेयर अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि बाइकट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, लोगों ने शुरू में तो इनिशिएटिव लिया कि हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करेंगे, लेकिन पीपल हैड नॉट अ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन, उसके बदले में भारत के लोगों के पास कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं था जहां पर वो काम कर सके। इसलिए लोगों ने दोबारा क्या किया कि वो काम पर जाना पड़ा उनको। तो बाइकट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ऑल्सो
posed a problem as there were no alternative इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं होने के कारण स्लो डाउन हो गया। कहाँ पर? सिटीज़ में। कौन? नन कॉपरेशन। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि तीसरा वजह ये था स्लो होने का कि सो स्टूडेंट्स एंड टीचर हैड डिसाइडेड टू बिगिन ट्रैकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल। शुरू में क्या किए? स्टूडेंट्स एंड टीचर ने बोला कि दे विल नॉट गो टू गवर्नमेंट स्कूल। हम गवर्नमेंट स्कूल में ब्रिटिश क्या बनाया हुआ नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वजह ये हुआ कि भारत सरकार तो था ही नहीं उस समय। उस समय क्या था कि इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं होने के कारण फिर से लोगों को यानी स्टूडेंट्स और टीचर को सेम इंस्टीट्यूशन को क्या करना पड़ा? कंटिन्यू करना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ? नन कोऑपरेशन कमज़ोर हो गया। हमने डिसाइड किया था कि हम ब्रिटिश को कोई भी चीज़ को कोऑपरेट नहीं करेंगे और यहाँ जस्ट क्या होने लगा? उल्टा होने लगा। ऑप्शन उसके पास नहीं था। इवन लॉयर्स ऑल्सो डिसाइडेड कि हम कोर्ट में काम नहीं करेंगे, कचहरी का काम नहीं करेंगे। लेकिन इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था काम करने का, जीवन जीने का। तो फिर दोबारा इन्होंने क्या किया? लॉयर लोग फिर से कोर्ट को रीज्वाइन कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि शहर के जो लोग थे फिर से जो चीज़ प्रण किए थे, जो चीज़ छोड़ने का वादा किए थे, फिर उसी को पकड़ना पड़ा, जिसके कारण नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था वो क्या हो गया? शहर में स्लो डाउन हो गया। वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो स्प्रीड नहीं किया, अगर स्प्रीड भी किया तो एज ए फेलियर के रूप में देखा गया। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन को डिस्कस किया। उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि एवेलुएट द सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी अगेंस्ट द, ठीक है, प्रपोज रॉलेट एक्ट। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट को लेकर, जब रॉलेट एक्ट लाया था ब्रिटिश 1919 में, क्या करने के लिए? पॉलिटिकल लीडर को सप्रेस करने के लिए और बिना कारण बताए लोगों को क्या कर रहा था? जेल में डाल रहा था। तो उसको क्या किया गया? रोका गया। रोकने के लिए रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में नेशन वाइड सत्याग्रह करने का क्या किया? उपाय सोचा। कौन? गांधी जी ने। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एवेलुएट द सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1919। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रॉलेट एक्ट लाया था, अंग्रेज के द्वारा लाया गया था, उस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को कैसे बढ़ाया, यानी उसको रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? रॉलेट एक्ट को रोकने के लिए गांधी जी ने किस तरह का सत्याग्रह मूवमेंट बढ़ाया, किस तरह से एक्शन लिया गया, किस तरह से उपाय सोचा गया गांधी जी के द्वारा। तो कह रहा कि सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में चलाया गया था। कब? 1919 में। तो गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने सोचा कि अब हमको क्या करना होगा? नेशन वाइड सत्याग्रह करना होगा। किसके अगेंस्ट में भाई? तो अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। महात्मा गांधी वांटेड द नॉन वायलेंस, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कह रहा है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो अगेंस्ट द सच अनजस्ट लॉज एंड स्टार्टेड द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। बोले कि ऐसा मतलब नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस हो मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, जिसमें क्या किया जाए? अंग्रेज को बिना हिंसा किए हुए उसको अपनी बातों को बताया जाए कि आप जो रॉलेट एक्ट लाए हैं वो हमारे भारतीयों के लिए अच्छी बात नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी क्या करो? हटाओ। सो इसके लिए क्या किया? रैली वेयर ऑर्गेनाइज इन अ डिफरेंट सिटीज एंड टाउन। क्या किया गया? गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो सत्याग्रह किए उसमें एक्शन लिए कि हर एक जगह टाउन और सिटीज़ में लोगों के द्वारा रैली ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया गया।
और उतना ही नहीं, वर्कर ऑल्सो वेंट ऑन द स्ट्राइक। जो काम करने वाले थे, जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स थे या अदर वर्कर्स थे, वो सब स्ट्राइक पर चले गए। वो रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले हो या शॉप पर काम करने वाले हो, उतना ही नहीं, शॉप क्लोज कर दिए गए। शॉप्स जो हैं क्लोज डाउन कर दिया गया, दुकानें बंद कर दिया गया। किसके अपोज में भाई? तो रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए कि रॉलेट एक्ट जो नियम है वो अच्छा नहीं है। सो लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड द टेलीग्राम वेयर डिस्टर्ब। उतना ही नहीं, जो नेशन वाइड सत्याग्रह हो रहा था गांधी जी के द्वारा, उसमें बहुत सारा लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे, यानी ब्रिटिश कनेक्ट हो रहे थे, उसको डिस्टर्ब किया गया। रेलवेज को डिस्टर्ब किया गया, टेलीग्राफ को डिस्टर्ब किया गया। तो इस तरह से गांधी जी ने क्या किया? नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया। किसको किसको बंद करने के लिए? रॉलेट एक्ट को बंद कराने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। हम लोग रोज रोज क्या करेंगे, एक सीरीज जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस इसी तरह से करेंगे, जिससे सुनने के बाद आपको फ़ायदा होगा। आई होप दैट ज़रूर आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, और आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर विद द अदर पर्सन। बाय बाय।